क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ प्लान्स, योजनाओं के प्रकार। प्लानिंग चैप्टर हम लोगों ने कर लिया था। अब योजनाएं कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। डायग्राम एक दिया गया है, इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा। उस डायग्राम के अनुसार ही फिर हम लोग आगे इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है औपचारिकता की दृष्टि से योजनाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लान ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर। इस टाइप का है तो ये आ गया हमारा। एक आ गया हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्लान, औपचारिक अनौपचारिक। उसके बाद आ जाएगा पूर्णता की दृष्टि से ऑन द बेसिस ऑफ द कवरेज, संपूर्ण या ओवरऑल प्लान और क्रियात्मक योजना या फिर फंक्शनल प्लान। उसके बाद है समय की दृष्टि से ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यहाँ पर आ जाएगा अल्पकालीन शॉर्ट टर्म प्लान, दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म प्लान। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधकों की स्तरों के दृष्टिकोण से उच्च स्तरीय योजना, मध्यम स्तरीय योजना, निम्न स्तरीय योजना, टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान, मिडल लेवल मैनेजमेंट प्लान, लोअर लेवल मैनेजमेंट प्लान। उसके बाद हमारा आ जाएगा तदर्थ प्लान या फिर विशेष योजना, विशेष उपयोग की योजना जिसे हम सिंगल यूज़ प्लान्स कहते हैं। 3 टाइप की होती हैं: कार्यक्रम, प्रोग्राम्स, बजट्स एंड प्रोजेक्ट्स, परियोजनाएं जिसको हम कहते हैं। और स्थायी या निरंतर उपयोग की योजनाएं, स्टैंडिंग और रिपीटेड यूज़ प्लान्स। इसमें आ जाते हैं हमारे गोल्स या लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, नीतियाँ पॉलिसीज़, कार्यविधियाँ प्रोसीजर्स, नियम रूल्स एंड स्ट्रेटजीज़, मोर्चाबंदी। बारी बारी से एक एक करके हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। औपचारिक योजनाएं, फॉर्मल प्लान्स हमारे होते हैं। क्या होते हैं ये औपचारिक योजना या फॉर्मल प्लान जो होते हैं बहुत सोच विचार कर बनाए जाते हैं। जनरली ये लिखित रूप में बनाए जाते हैं। और ये औपचारिक योजनाएं जो हैं क्योंकि कंपनी के लिए बनाई जाती हैं तो बहुत लंबे समय तक के लिए चलती हैं। इन योजनाओं के बनाने से हम देखते हैं कि इन योजनाओं के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा, हम चेक करते हैं। तो ये हमारी कंट्रोलिंग, नियंत्रण में भी सहायता करती है। दूसरी योजना है अनौपचारिक योजना, जिसको कि इनफॉर्मल प्लान कहा जाता है। तो योजनाएं सामान्यतः लिखित में नहीं होती। ऐसी योजनाएं केवल एक विशेष काम के लिए ही बनाई जाती हैं। क्योंकि एक विशेष काम के लिए है तो इसलिए थोड़े समय के लिए होंगी, अल्प अवधि के लिए बनाई जाती हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बनाई जाती हैं। जब कार्यों की संख्या कम होती है, बहुत थोड़े से काम हमने करने होते हैं तो बिना लिखे ही हम उस काम को कर लेते हैं। तो ये तब बनाई जाती हैं जब कार्यों की संख्या कम होती है या फिर हमारे को तुरंत कार्य करना होता है, शीघ्र कार्य करना होता है, हमारे पास समय नहीं होता कि हम रिटर्न में करें, तो योजनाएं बना ली जाती हैं। इनफॉर्मल प्लान या अनौपचारिक योजनाएं सामान्यतः ऐसी कंपनियों या संस्थाओं में बनाई जाती हैं जिनका आकार छोटा होता है, साइज़ जिनका छोटा होता है, सबसे व्यक्तिगत संपर्क करना आवश्यक हो, हर एक व्यक्ति से खुद मिलना आवश्यक हो, वहाँ पर ऐसी योजनाएं जो है वो बनाई जाती हैं। अगले प्रकार जो हमारा है पूर्णता की दृष्टि से, उसमें है ओवरऑल प्लान, जिसको हम संपूर्ण योजना कहते हैं। ओवरऑल प्लान मतलब ये पूरी कंपनी के लिए बनाई जाती हैं। सामान्यतः योजनाएं जो हैं उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई जाती हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स के द्वारा ये प्लान्स बनाई जाती हैं। इनका उद्देश्य होता है साधन भविष्य को ध्यान में रखकर ये बनाई जाती हैं। जब ये योजनाएं बनाई जाती हैं तो हम सबसे पहले तो ये ध्यान में रखते हैं कि हमारी कंपनी का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरी चीज़ हम ये ध्यान में रखते हैं कि हमारे पास साधन कितने हैं, रिसोर्सेज कितने हैं, कितने वर्कर हैं, कितनी मशीनें हैं, कितना पैसा है, उन सभी को ध्यान में रखकर हम ओवरऑल प्लान बनाते हैं। सेकंड पॉइंट है क्रियात्मक योजना, जिसको हम फंक्शनल प्लान बोलते हैं। क्रियाओं के आधार पर ये बनाई जाती है। मतलब एक प्रकार की क्रियाएं जो होती हैं एक डिपार्टमेंट में आती हैं, इसका मतलब ये हुआ हर डिपार्टमेंट की ये अलग क्रिया होती हैं। ये नॉर्मली रूटीन वर्क से संबंधित होती हैं, दैनिक काम से संबंधित होती हैं, रोज़ के काम से संबंधित होती हैं। ये थोड़ी सी डिटेल्ड होती हैं, विस्तृत होती हैं, विशिष्ट स्पेसिफिक होती हैं, विशेष काम के लिए बारे में बताती हैं। अगला जो है समय अवधि के अनुसार, उसमें एक आ गया शॉर्ट टर्म प्लान, जिसको हम बोलते हैं अल्पकालीन योजना। ये थोड़े टाइम के लिए बनाई जाती हैं, एक विशेष काम के लिए बनाई जाती हैं, और जैसे ही वो कार्य हमारा पूरा हो जाता है ये योजनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। ऐसी योजनाएं निम्न स्तर पर बनाई जाती हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट पर बनाई जाती हैं। ये या तो रोज़ बनाई जा सकती हैं, दैनिक, साप्ताहिक, हफ्ते के लिए बनाई जाएंगी, पाक्षिक 14-15 दिनों के लिए, अर्धमासिक आधे महीने के लिए, मासिक पूरे महीने के लिए, त्रैमासिक 3 महीने के लिए, अर्धवार्षिक आधे महीने आधे वर्ष के लिए, और वार्षिक मतलब पूरे साल के लिए बनाई जा सकती हैं। यहाँ पर कोई समस्या आ जाती है तो तुरंत उस समस्या के निवारण के लिए, तत्कालीन समस्या मतलब तुरंत उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निवारण के लिए ये योजनाएं बनाई जाती हैं।
ये हमारी जो अल्पकालीन योजनाएं होती हैं, दीर्घकालीन योजना, ये लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर ये आधारित होती हैं। अगला है हमारा दीर्घकालीन योजनाएं, जिसे हम लॉन्ग टर्म प्लान बोलते हैं। ऐसी जो योजनाएं होती हैं सामान्यतः 5 वर्षों से अधिक अवधि के लिए बनाई जाती हैं, लंबे समय के लिए बनाई जाती हैं। या हम ये कह सकते हैं कि यदि छोटी छोटी जो हमारी अल्पकालीन योजनाएं, शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं, ये इन सभी योजनाओं को इकट्ठा कर दिया जाए तो एक दीर्घकालीन योजना हमारी बन जाएगी। हमारी ये लॉन्ग टर्म प्लान या दीर्घकालीन योजना होती है, ये हमारी कंपनी के उद्देश्यों पर निर्भर होती है, उसके ऊपर डिपेंड होती है। उपभोक्ता की बदलती हुई रुचियों, बदलती हुई कार्य करने की पद्धतियों को ध्यान में रखकर इन्हें बनाया जाता है। अगला है उच्च स्तरीय योजना या टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान। ये प्लान ऐसी होती हैं जो सर्वोच्च कंपनी के अधिकारियों द्वारा बनाई जाती हैं। इसमें हम कंपनी के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं कि हमारी कंपनी के उद्देश्य क्या होंगे, ये बजट बनाती हैं। दीर्घकालीन योजनाएं भी इनके द्वारा बनाई जाती हैं। मध्य स्तरीय योजना या मिडल लेवल मैनेजमेंट प्लान्स उच्च स्तरीय योजना के आधार पर ये बनाई जाती है, उसकी मदद करने के लिए ये बनाई जाती हैं। निम्न स्तरीय योजनाएं या लोअर लेवल मैनेजमेंट प्लान क्या होती है? ऐसी योजनाएं जो कि फोरमैन द्वारा बनाई जाती हैं, सुपरवाइजर्स के द्वारा बनाई जाती हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के द्वारा बनाई जाती हैं। जब वास्तव में जो वर्कर से काम को करवाते हैं, वास्तविक निष्पादन में जो व्यक्ति लगे होते हैं, उन व्यक्तियों द्वारा ये बनाई जाती हैं। ये योजनाएं मध्य स्तरीय जो प्रबंधक हमारे थे, मिडल लेवल प्लान्स हमारी जो थी, उनकी मदद करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, उनको लागू करने के लिए बनाई जाती हैं। अगला हमारा जो है वो है तदर्थ या विशेष उपयोग की योजनाएं, जिसको हम सिंगल यूज़ प्लान्स कहा जाता है। एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती हैं, और जैसे ही वो उद्देश्य हमारा प्राप्त हो जाता है वैसे ही हमारी ये योजनाएं समाप्त हो जाती हैं। अब बारी बारी से हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, जिनमें कि हमारी एक एक योजनाएं आती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उद्देश्य के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वो अंतिम लक्ष्य होता है जिसको कि सभी लोग प्राप्त करना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है, मतलब वो लक्ष्य है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। ये उद्देश्य सभी डिपार्टमेंट्स के लिए, विभागों के लिए बनाए जाते हैं। ये उद्देश्य हमारे मैनेजर्स का मार्गदर्शन करते हैं कि भाई आपके सामने ये लक्ष्य है और इसको आपने प्राप्त करना है। ये उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, वास्तविक होते हैं, जिन्हें वास्तव में प्राप्त किया जा सकता है, और ये लोचपूर्ण होने चाहिए ताकि जैसी परिस्थिति आए उसके अनुसार इसमें कुछ ना कुछ चेंज किया जा सके। इसका उदाहरण है जैसे कि हमारा लक्ष्य या उद्देश्य हो सकता है कि हम अपनी उत्पादन लागत को कम करना चाहते हैं। एक और हमारा उद्देश्य हो सकता है कि हम अपनी कंपनी के लाभ को बढ़ाना चाहते हैं। एक और उद्देश्य हो सकता है उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। चौथा हो सकता है जैसे श्रमिक, मतलब वर्कर हमारे जो है, प्रबंधक हमारे जो मैनेजर हैं, इनके बीच में आपस में सहयोग और कॉपरेशन को बढ़ाना। पाँचवा हो सकता है जैसे कि हमारी कंपनी की साख, ख्याति, इज्जत, मान सम्मान, गुडविल को बढ़ाना, अपनी कंपनी को और ज़्यादा प्रगति करवाना, उसका विकास करना। सातवां हो सकता है जैसे संदेश वाहन प्रणाली को सुधारना, कि बहुत अच्छे तरीके से संदेश जो है वो ऊपर से नीचे जा सके। अधिकतम लोगों को रोज़गार देना हमारा उद्देश्य हो सकता है। गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी जो वस्तु की है उसमें सुधार करना हमारा उद्देश्य हो सकता है। सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना, मतलब समाज के प्रति जिम्मेवारियों को निभाना भी हमारा उद्देश्य हो सकता है। अब ये जो उद्देश्य होता है इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हमारा है विशेषताओं में, ये पूर्व निर्धारित या प्री डिटरमेंट होते हैं। उद्देश्य पहले बनाए जाते हैं फिर काम किया जाता है। सेकंड है, उद्देश्य जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, ये रिटर्न में, लिखित रूप में होते हैं। ये लिखे जाते हैं कागज़ पर और सबको दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, ताकि सबको इसकी जानकारी हो जाए। थर्ड पॉइंट है, ये वास्तविक या रियलिस्टिक होते हैं, जिसे वास्तव में लागू किया जा सकता है। प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर इसे बनाया जाता है। जब ये उद्देश्य बनाए जाते हैं तो प्रतियोगिता, मतलब कंपटीशन में और कौन कौन सी कंपनी है उसे भी ध्यान में रखा जाएगा। ये भी हम ध्यान में रखते हैं कि हमारी कंपनी, हमारी संस्था जो है उसमें क्या क्या कमियां हैं, इन कमियों को ध्यान में रख के भी इसको बनाया जाता है। इसके अलावा हमारी कंपनी में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या मजबूत चीज़ें हैं, उन्हें भी ध्यान में रखकर इसको बनाया जाता है। सरकार के क्या नियम हैं उनसे भी ध्यान में रखकर इसको बनाया जाता है। उद्देश्य जो होते हैं वो योजनाओं के लिए आधार होते हैं, मतलब हम जो योजनाएं बनाएंगे वो इन उद्देश्यों के आधार पर ही बनाई जाती हैं। योजनाएं इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती हैं। पांचवा पॉइंट है, उद्देश्य का क्रम निर्धारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। सीक्वेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायोरिटी, कि पहले हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारा प्रथम उद्देश्य हो गया, उसके बाद क्या प्राप्त करेंगे वो द्वितीय हो गया, उसके बाद तृतीय, और ऐसे हमारा क्रम होता है।
प्राथमिक, सहायक उद्देश्य इत्यादि। 6 पॉइंट है उद्देश्य पूरक होते हैं। शॉर्ट टर्म जो है लॉन्ग टर्म उद्देश्य के पूरक होते हैं। जो दीर्घकालीन उद्देश्य हमने बनाए, अल्पकालीन उद्देश्य मतलब थोड़े थोड़े टाइम के जो उद्देश्य होते हैं, थोड़े थोड़े टाइम वाले उद्देश्य किसकी मदद करेंगे, बहुत लंबे टाइम के उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट का जो उद्देश्य है, हर विभाग का जो उद्देश्य है, वो यदि हर एक डिपार्टमेंट का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो अपनी कंपनी का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अगला है 7 पॉइंट, उद्देश्यों की समय समय पर समीक्षा करते रहने चाहिए। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि लगातार परिवर्तन होते रहते हैं वातावरण में और उसके अनुसार हमारे को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने उद्देश्यों में चेंज भी करना होता है। अगला है दीर्घकालीन व अल्पकालीन उद्देश्य। बहुत लंबे समय के लिए मतलब 5 वर्षों से अधिक समय के लिए जो बनाए जाते हैं वो दीर्घकालीन या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और यदि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स मतलब अल्पकालीन उद्देश्य ऐसे होते हैं जो 1 वर्ष से कम समय के लिए बनाए जाते हैं। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं होते। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान हमारे जो होते हैं दीर्घकालीन और अल्पकालीन, एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए बनाए जाते हैं। 9 पॉइंट है उद्देश्यों की अनेकता, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। हमारी कंपनी के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। अगला है उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी क्लियर, ताकि सबको ये समझ में आ जाए क्या उद्देश्य हमारे हैं। अगला है उद्देश्य मापने योग्य होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी मेजरेबल, जिन्हें आसानी से नापा जा सके कि हम उद्देश्य को प्राप्त कर चुके हैं या नहीं कर चुके। अगला पॉइंट है उद्देश्य प्राप्त करने योग्य हों, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अचीवेबल। हमें ऐसे उद्देश्य बनाने चाहिए जिन्हें कि प्राप्त किया जा सके। ऐसे उद्देश्य ना बनाएं जो कि प्राप्त ही ना किए जा सकते हों। 13 पॉइंट हमारा है इन्हें प्राप्त करने की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। टाइम लिमिट टू अचीव देम मस्ट बी फिक्स्ड, कि कितने समय के अंदर इसे प्राप्त करना है ये भी हमें बता देना चाहिए, कितने टाइम के अंदर ही उद्देश्य हमने पूरा करना है। अगला टॉपिक है आवश्यकता, महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। पहला पॉइंट दिया गया समन्वय या फिर कोऑर्डिनेशन। हमारा उद्देश्य तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब सभी विभागों के उद्देश्य प्राप्त हो जाएं, मतलब सभी विभागों के उद्देश्यों में समन्वय होना चाहिए, या हम ये बोलें कि सभी विभाग मिल कर के संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करें। सेकंड पॉइंट है कार्यकुशलता या फिर एफिशिएंसी। उद्देश्य स्पष्ट निर्धारित हो जाने से प्रबंधकों की कार्यकुशलता बढ़ जाती है। जब हमने उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट क्लियर बता दिया हर एक मैनेजर को, तो मैनेजर को समझ आ जाता है कि भाई ये मेरा उद्देश्य है और मैंने इसको प्राप्त करना है, तो उसकी काम करने की कुशलता बढ़ जाती है और वो अच्छे तरीके से उचित निर्णय ले पाते हैं। अगला है मोटिवेशन या विप्रेरणा। जब हमने उद्देश्य हर एक व्यक्ति का बना दिया और यदि वर्कर ने या मैनेजर ने अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से किया, उसको क्लियर था सब कुछ, तो उसकी प्रशंसा होती है, उसकी इनाम उसे दिया जा सकता है, तो उसे और अच्छे तरीके से अगली बारी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरणा मिलती है। उद्देश्य यदि हमारे सामने होता है तो उसके आधार पर हम कंट्रोल कर पाते हैं। हमने व्यक्ति को उद्देश्य दिया, यदि उसने काम नहीं किया तो हम बता सकते हैं कि भाई ये आपको काम दिया गया था और आपने पूरा नहीं किया तो आपका उद्देश्य अधूरा रह गया। तो कंट्रोल या नियंत्रण इसके द्वारा होता है। पांचवा पॉइंट है बचत या फिर इकोनॉमी। उद्देश्य के अनुसार काम करने पर साधनों का उचितम या कुशलतम उपयोग होता है। जितने भी साधन, जितनी भी चीज़ें हमारी हैं, वो तभी हम उनका यदि हम अच्छे तरीके से उपयोग करेंगे तो अपने आप ही उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसका मतलब है हम उद्देश्य हमारे सामने जब होते हैं उनको ध्यान में जब हम रखते हैं तो हम अधिकतम उत्पादन करते हैं और कम से कम मूल्य पर, कम से कम खर्चे में अधिकतम उत्पादन करते हैं, क्योंकि हम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। वो तभी होगा जब हमारा खर्चा घटेगा। अगला नियोजन कार्य का शीघ्र संपन्न होना, अर्ली कंप्लीशन ऑफ प्लानिंग। जब उद्देश्य हमारे सामने होते हैं तो हमें टारगेट पता होता है कि ये काम हमने करना है, तो उसके लिए हम आसानी से प्लान कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा नियोजन की सीमाएं और लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। उद्देश्यों की व्याख्या करने में कठिनाई, डिफ़िकल्टी इन एक्सप्लेनिंग ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर ये बोला गया जिनकी संख्यात्मक व्याख्या नहीं हो सकती, ठीक है, जिनको की संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अगर हमने कोई ऐसा उद्देश्य बना दिया जिसको कि संख्या में हम नहीं बता सकते, क्वालिटी अगर कोई चीज़ की है तो उसे संख्या में हम नहीं बता सकते, तो इसमें समय और श्रम और धन सब बर्बाद हो जाता है। अगला है उपयुक्त और पर्याप्त साधनों का अभाव, लैक ऑफ सफिशेंट एंड सूटेबल रिसोर्सेज। नॉर्मली मालिक जो होते हैं वो बहुत ऊंचे उद्देश्य रख देते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, परंतु हमारे पास साधन कम होते हैं,
हमारे पास मशीनें कम हैं, वर्कर कम है, कच्चा माल कम है, पैसा कम है और प्रॉफिट मालिक बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इसलिए भी उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाते। तीसरा है समन्वय की कठिनाई, डिफ़िकल्टी इन कोऑर्डिनेशन। हमने ये कहा कि प्रत्येक विभाग मिल कर के कार्य करेगा, तो संस्था के विभाग का अपने अपने उद्देश्य होते हैं और हर एक मालिक ये चाहता है कि मेरा उद्देश्य पूरा हो जाए, बाकियों का हो या ना हो। तो इसका मतलब है सबको एक साथ प्राप्त करना या सब मिल कर के काम करेंगे, ऐसा सामान्यतः संभव नहीं हो पाता। अगला है उद्देश्यों की समस्या का समाधान कैसे किया जाए, हाउ टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो पहला पॉइंट दिया गया, उद्देश्य सार्थक होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी रियलिस्टिक। सार्थक का मतलब सही अर्थों में जिसे प्राप्त किया जा सके। उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जिसे कि सरलता से प्राप्त किया जा सके, इसे सरलता से प्राप्त करने के योग्य उद्देश्य हमारे होने चाहिए। उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जो सरकार की नीति के अनुसार हों। उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जो जनता की रुचि के अनुसार हों, ग्राहकों की रुचि के अनुसार हों। प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर उद्देश्य बनाए जाएं और आर्थिक साधनों के अनुसार उद्देश्य बनाए जाएं। आर्थिक साधन मतलब कितना पैसा हमारे पास है, ये ध्यान में रखकर उद्देश्य बनाए जाएं। सेकंड पॉइंट हमारा है उद्देश्य लोचशील होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी फ्लेक्सिबल। क्योंकि बाजार की परिस्थितियाँ, फैशन इत्यादि लगातार परिवर्तित होते हैं, तो हमारे उद्देश्य भी परिवर्तनशील लोचशील होने चाहिए ताकि समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सके। थर्ड पॉइंट है उद्देश्य स्पष्ट व सुनिश्चित होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जिससे कि कोई भ्रम किसी के मस्तिष्क में पैदा ना हो। अगला पॉइंट है सहायक उद्देश्य उचित और पूरक होने चाहिए, सब गोल मस्ट बी सपोर्टिव ओवरऑल एंटरप्राइजर गोल्स। मूल उद्देश्य और सहायक उद्देश्य हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक है मेन उद्देश्य हमारा क्या है और दूसरे सहायक उद्देश्य मतलब जो कि मेन उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे सहायक उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जो कि मेन उद्देश्य की सहायता करने के लिए तैयार या तत्पर हों।